हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डियर स्टूडेंट्स द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी स्टडी कर लिया था। एंट्रोपी क्या होता है और चेंज इन एंट्रोपी हम डिफरेंट प्रोसेसेस में किस तरह से निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे दो तरह के प्रोसेसेस को। एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये प्रोसेसेस अराइज कहां से करें या ये प्रोसेसेस है क्या चीज, तो आप सब खुद देखिए क्या होता है। भी जो हमारे यूनिवर्स है उसमें दो तरह के प्रोसेसेस अकर करते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या है और इनका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या रोल है, इसे स्टडी करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर, और जस्ट मेरे वीडियो के नीचे आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बोला भी दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो खुद ब खुद अकर कर जाता है, द प्रोसेस दैट अकर्स ऑन देयर ओन, द प्रोसेस दैट अकर्स ऑन इट्स ओन। ऐसा प्रोसेस जो अपने आप ही अकर करता है, उसे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी इन दैट, आपको एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हो, मतलब नो नीड टू सप्लाई एनर्जी, देयर इज नो नीड टू सप्लाई एनर्जी इन दिस केस, टू सप्लाई एनर्जी इन दिस केस। मतलब कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको क्या करना होगा, उसको एनर्जी सप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस खुद ब खुद अकर करेगा, ऑन इट्स ओन अकर करेगा। इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल आपको समझाती हूँ, आपको चीज समझ आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मान लीजिए एक हिल है, ये एक ऐसे हिल मैंने बना दिया है और इस हिल के नीचे यहाँ पर क्या है, एक रिवर फ्लो कर रहा है। ये एक रिवर है इधर, ठीक है, और ये जो रिवर है इस हिल के ऊपर से पानी आता है और इस रिवर के अंदर ऐसे ऐसे वो फ्लो करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर आप खुद देखिए, ये जो वाटर है ये क्या कर रहा है, डाउन द हिल जा रहा है और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। ना तो आपको एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत है, ना ही आपको इसको प्रोसेस को अगर करवाने के लिए आपकी मेहनत की जरूरत है। ये ड्यू टू ग्रेविटेशन वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, क्योंकि वो नीचे हिल जो है वो ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, तो क्या ऊपर से नीचे पानी खुद ब खुद आ रहा है बहता हुआ, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रिवर फ्लोज डाउन द हिल, रिवर फ्लोज डाउन द हिल। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, भी पानी खुद ब खुद जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ना तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, ना ही आपको प्रोसेस को करवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन ये एक डेफिनेशन नहीं है, इसके साथ एक और डेफिनेशन हम स्पॉन्टेनियस के लिए कह सकते हैं। फिलहाल अभी मैं स्पॉन्टेनियस ही समझा रही हूँ, तो नॉन स्पॉन्टेनियस मत लीजिएगा। देखिए, स्पॉन्टेनियस की एक और डेफिनेशन में ये भी कह सकती हूँ, जिसे इनिशियल एक्साइटेशन से करवाया जाए। इनिशियल एक्साइटेशन से भी हम इस प्रोसेस को अकर करवा सकते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम दो डेफिनेशंस में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमारा वो प्रोसेस हो जाएगा जो खुद ब खुद अकर करता है, ऑन इट्स ओन अकर हो रहा है। सेकंड हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं जिसमें हम इनिशियल एक्साइटेशन करा सकते हैं। इनिशियल एक्साइटेशन का मतलब क्या है, आपको इनिशियली उसको कुछ करवाना पड़ेगा, मतलब इनिशियली आपने कोई प्रोसेस अकर करवाया, लाइक जैसे मैग्नीशियम रिबन है, आपने उसको इनिशियली क्या किया, बर्न करवाने में हेल्प कर दिया, माचिस से आपने उसको बर्न कर दिया। अब आगे वो प्रोसेस खुद ब खुद अकर करता होगा, आगे वो रिएक्शन खुद ब खुद होगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपने इनिशियल स्टेप आपने क्या किया, एक बार शुरुआत कर दी, इनिशियल एक्साइटेशन करवा दी, अब वो प्रोसेस खुद ब खुद होगा, तो वो स्पॉन्टेनियस के अंदर आता है। और अगर मैं यहीं पर नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करती हूँ, तो नॉन स्पॉन्टेनियस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद अकर नहीं करता, डू नॉट अकर नहीं, हाँ जी, ये जो स्पॉन्टेनियस है ये तो खुद अकर करता है, तो ये क्या हो जाएगा, डू नॉट अकर ऑन देयर ओन। हाँ, ये खुद ब खुद अकर नहीं करता, आपको इसको करवाना पड़ता है। यू नीड टू सप्लाई एनर्जी। सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इज सप्लाइड
energy is supplied for this process to occur. Energy is supplied for this process to occur. अभी लिखवाऊंगी, टेंशन ना लो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है जिसमें आपको एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस में एनर्जी देनी पड़ती है। वो खुद से नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियस खुद से हो सकता है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, डिफरेंस बनाने वाली हूँ उन दोनों तरफ में। मैं आपको बताऊंगी पहले डेफिनेशन और फिर कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे आपको समझ आ जाएगा भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है। तो उससे पहले वीडियो को पॉज करके अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप टेबल बनाते हैं। एक तरफ आप लिखेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक तरफ हम लिखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन। तो देखिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले लिखिए those process that have natural tendency to occur, that have natural tendency to occur on their own or by, मतलब जिनके पास नेचुरल टेंडेंसी होती है भी वो खुद ब खुद अकर हो सकते हैं, या फिर और बाय इनिशियल एक्साइटेशन, या फिर एक इनिशियल एक्साइटेशन की जिनको जरूरत होती है भी हाँ हल्का सा हमने शुरू करवा दिया, उसके बाद रिएक्शन खुद ब खुद हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में लिखिए दोज प्रोसेस which do not occur on their own and require energy supply are non-spontaneous processes। तो स्पॉन्टेनियस वो हैं जिसके अंदर क्या होती है, जिनके पास नेचुरल टेंडेंसी है वो खुद ब खुद भी अकर कर सकते हैं या इनिशियल एक्साइटेशन से, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो खुद ब खुद अकर नहीं करते हैं और उन्हें एनर्जी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो अब हम लिखने वाले हैं एग्जाम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आप इनकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सबसे पहला एग्जाम्पल है रिवर फ्लोटिंग। 1 सेकेंड, हाँ जी मैंने बोला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सबसे पहला एग्जाम्पल है रिवर फ्लोटिंग डाउन द हिल, या फिर रिवर फ्लोइंग डाउन द हिल। ये अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया था। और इसके अंदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फ्रॉम अ लेक। एक लेक से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो ये भी एक काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और आप इसमें दे सकते हैं मेल्टिंग ऑफ एन आइस मेल्ट हो रही है, खुद ब खुद मेल्ट हो रही है, तो ये भी एक कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। चाहे आपको एक इनिशियल एक्साइटेशन शायद आपको देना पड़े, बॉइलिंग कर दो तो हो सकता है, लेकिन पता क्या है, अगर आप क्या करते हो, आइस को निकालते हो आप रेफ्रिजरेटर से बाहर, ठीक है, फ्रिज से बाहर निकालते हो और आपने उसको क्या किया, एक टेबल पे रख दिया, तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो आपने कुछ भी नहीं किया, हाँ आपने इनिशियली उसको बाहर जरूर निकाला पर आपने उसको कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई नहीं दी। सो मेल्टिंग ऑफ एन आइस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और एग्जांपल आप दे सकते हैं जैसे कि बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैंने यही बोला, मैग्नीशियम रिबन को बस आपको एक बार जलाना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, वो प्रोसेस खुद ब खुद आकर करेगा। अब आप देखते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि ऑपरेटिंग इन एसी, फैन, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, आप कुछ भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो खुद से नहीं हो सकता, जिसे एनर्जी देनी पड़ेगी। फैन चलाना है, एसी चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे दोगे, स्विच ऑन करोगे, फिर पावर सप्लाई होगी, फिर क्या होगा, वो कांस्टेंट एनर्जी लेगा और तभी आपको फैन ऑपरेट करेगा, तभी फैन रिवॉल्व करेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। तो ऑपरेटिंग एसी, ऑपरेटिंग अ फैन या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आपको ऑपरेट करना है तो आपको पहले उसे ऑन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का मतलब कि आप उसे एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी जिस प्रोसेस में आप देते हैं वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस आप करवा रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको एनर्जी सप्लाई देनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, सेपरेशन ऑफ इंक इन वाटर। इसका मतलब क्या है, देखो आपने क्या इंक लिया, आपने उसको पानी में डाल दिया, अब आपने उसको सेपरेट करना है डियर स्टूडेंट्स, पानी में डाल दिया, वो घुल गया, आपने क्या करना है, उसको सेपरेट करना है, तो आप डिस्टिलेशन का प्रोसेस अगर करवाओगे मतलब आपको उसके अंदर एनर्जी अपनी देनी पड़ेगी, आपको वो प्रोसेस करवाना पड़ेगा, खुद ब खुद अकर तो नहीं होगा ना। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ इंक इन वाटर। लेकिन अगर यही मैं आपको बोलूं विद डिस्पर्जन ऑफ इंक इन वाटर किसका एग्जाम्पल है, तो वो स्पॉन्टेनियस का, डिस्पर्जन ऑफ इंक इन वाटर। मतलब आपने किया, इनिशियल एक्साइटेशन करवानी होती है तो इंक मैंने हल्की से ऐसे ड्रॉप कर दी, वो पानी में खुद घुल गई, आपको घुलानी नहीं पड़ी, खुद घुल गई, तो वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर उसी इंक को जो पानी में घुल गई उसे सेपरेट करना है तो आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस करवाना पड़ेगा और आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको वो प्रोसेस करवाना पड़ेगा, खुद ब खुद वो नहीं होगा। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब कि अगर आपने इंक को अंदर डालना है तो वो स्पॉन्टेनियस है, वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर उसे सेपरेट करना होगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस कैटेगरी में आ जाएगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इन एग्जांपल्स को और इस डेफिनेशन को नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करती हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सेकंड लॉ को समझाने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट आई क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन। जो सेल्फ एक्टिंग मशीन होती है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, दैट इन अ साइक्लिक प्रोसेस। भी वो एक साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जहां से हमने शुरू किया हम वहीं पर आकर क्या हो रहे हैं, रुक रहे हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन इन अ साइक्लिक प्रोसेस टू बी एबल टू ट्रांसफर हीट, भी वो हीट को ट्रांसफर कर सके खुद ब खुद फ्रॉम अ बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर। तो सबसे पहले क्लॉसियस स्टेटमेंट ने सेकेंड लॉ को कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन किया। ये आपको स्टेटमेंट्स याद ही करनी है, आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट ने सेकेंड लॉ के बारे में क्या बताया। केल्विन स्टेटमेंट आई जिन्होंने हमें ये बताया भी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इंजन टू बी एबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू मैकेनिकल वर्क कंप्लीटली। दोनों में आप देख सकते हो, दोनों स्टेटमेंट्स ने, पहली स्टेटमेंट ने भी यही कहा भी वो हीट को खुद ब खुद एक लो टेम्परेचर की बॉडी से हाई टेम्परेचर की बॉडी में चेंज नहीं कर सकता, और केल्विन स्टेटमेंट ने भी यही कहा कि एक इंजन के लिए ये पॉसिबल नहीं है भी वो सारी की सारी हीट को मैकेनिकल वर्क में कंप्लीटली क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे। फिर कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स आई जिन्होंने सेकंड लॉ को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया। कॉमन स्टेटमेंट ये थी भी ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ओवरऑल एंट्रोपी जो हमारी यूनिवर्स की होती है, यूनिवर्स सराउंड करता है किसका, सिस्टम का और सराउंडिंग का, ये तो आपको पता है ना। तो यूनिवर्स में क्या आता है, यूनिवर्स में आता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो वो कहते हैं जो ओवरऑल एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी को। एंट्रोपी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो एंट्रोपी की जो ओवरऑल एंट्रोपी है वो कहता है किसी भी यूनिवर्स के लिए वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो ये जो कॉमन स्टेटमेंट है यही हमारी बेसिक डेफिनेशन आ जाती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जो ओवरऑल एंट्रोपी हमारे सिस्टम की ऑलवेज इंक्रीज होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर ऑलवेज एक्कम्पनीड विद एन ओवरऑल इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी वजह से एंट्रोपी जो है वो यूनिवर्स की इंक्रीज होती है। सो ये कुछ स्टेटमेंट्स आए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिकली अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या चीज। तो ये तो आपको पता ही हो जाएगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करती है, यूनिवर्स की ओवरऑल एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इन तीनों स्टेटमेंट्स को, यानी कि क्लॉसियस स्टेटमेंट, केल्विन स्टेटमेंट और कॉमन स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यही जो मैंने स्टेटमेंट बताई इसकी हेल्प से मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो यहां लिख दीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। आपको याद है मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था जब मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी बताया था, तो मैंने बोला था जो डेल्टा एस होता है वो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के इक्वल होता है। तो अब हम इसे ही क्या करने वाले डियर स्टूडेंट्स, हम इसे ही कैलकुलेट करने वाले। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिए। मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ, 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, मान लीजिए मैं कहूँ मेरी ये बॉडी 1 है और ये मेरी बॉडी 2 है, ठीक है। दिस इज द बॉडी 1 और दिस इज द बॉडी 2। बॉडी 1 जो है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है लूज कर रही है, या मैं कहूं बॉडी 1 जो है वो Q अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लूज कर रही है बॉडी 2 को। इस बॉडी 1 का टेम्परेचर है
T1 और मतलब टेम्परेचर T1 है और इसका है टेम्परेचर T2। इतना क्लियर है? ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट लूज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर T1 है वो T2 से ज्यादा है। अभी मैंने आपको बताया जो प्रीवियस स्टेटमेंट थी भी जो है वो अपनी कुछ अमाउंट ऑफ हीट लूज करता है, लेकिन सारी की सारी ये नहीं पता भी ट्रांसफर हो सकती है नहीं। तो मैं आपको कंसीडर कर रही हूँ केस में मेरे पास दो बॉडी है और बॉडी 1 जो है वो बॉडी 2 को कुछ क्यों अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रही है, लूज कर रही है। तो डेल्टा एस सिस्टम का क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम का होगा इज इक्वल्स टू, पहले वाले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की बात करते हैं। मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है और ये मेरी सराउंडिंग है। तो मैं अब सिस्टम की बात कर रही हूँ क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग को मिलकर यूनिवर्स बनता है ना। तो सिस्टम की बात करूं तो कितनी हीट ये लूज कर रहा है, तो माइनस क्यों हो जाएगा, अपॉन T1 हो जाएगा। ऐसे ही डेल्टा एस सराउंडिंग की बताती हूँ, अब वो गेन कर रहा है, हीट गेन कर रहा है ना सिस्टम 2 बॉडी नंबर 2, तो कितनी हीट गेन कर रहा है, क्यू हीट गेन कर रहा है और किस टेम्परेचर पे, T2 पे। अब डेल्टा एस यूनिवर्स का निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डेल्टा एस यूनिवर्स का हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। तो डेल्टा एस यूनिवर्स का क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग वाला होगा। सिस्टम की कितनी है, माइनस क्यू बाई T1 और सराउंडिंग की कितनी है, क्यू बाई T2। अब इसको अगर डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं ऐड करती हूँ, मैं क्यू कॉमन ले लेती हूँ पहले, क्या होगा, माइनस 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो क्या होगा, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। इसकी अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या होगा, क्यू T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। ये हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो यहां से ये क्या है, डेल्टा एस यूनिवर्स का है। अब मुझे एक बात बताओ, T1 जो है वो T2 से ज्यादा है, तो अपना जो डेल्टा एस यूनिवर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मोर देन 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मोर देन 0 आ जाएगी, क्योंकि T1 क्या है, T2 से ज्यादा है, तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। इस वजह से क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज पता चल गया 0 से ज्यादा क्यों हुई उसकी वैल्यू। तो यहां से हमने डिराइव किया। अभी मेरे पास देखो, दोबारा समझाती हूँ, दो बॉडी है, एक है बॉडी 1 और एक है मेरे पास बॉडी नंबर 2। इन दोनों के अंदर मैंने क्या बोला, अभी बॉडी 1 को मैं सिस्टम कह देती हूँ, बॉडी 2 को मैं सराउंडिंग कह देती हूँ। यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग से मिलकर बनता है। मैं बोलती हूँ भी सिस्टम क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट लूज कर रहा है सराउंडिंग को। क्यों अमाउंट ऑफ हीट लूज कर रहा है, तो जितनी लूज कर रहा है तो माइनस का साइन आ गया डिवाइडेड बाई T1। सराउंडिंग गेन कर रहा है तो प्लस का साइन आ गया डिवाइडेड बाई T2। इन दोनों को ऐड कर दिया, मैंने क्या किया, क्यू कॉमन ले लिया। क्यू कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2। मैंने आपको पहले ही बोला था भी ये T1 टेम्परेचर जो है, T1 टेम्परेचर ज्यादा है T2 से, जिसके कारण क्या हो रहा है, अगर ये ज्यादा है तो T1 की वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। तो यानी कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मोर देन 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, भी एंट्रोपी एक यूनिवर्स की हमेशा क्या होती है, इंक्रीज करती रहती है। तो ये रीजन होपफुली आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। और यहीं से जो हमारी ये जो फॉर्मूला है यहीं से आया है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल में क्या होता है, हमारा टी होता है। तभी हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पर इक्वेट किया, इन दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करके एंट्रोपी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे यहीं पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होती है। ओवरऑल एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो यहीं पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।